दोस्तों, अगर जीवन में सही दिशा, मानसिक संतुलन और आत्मशक्ति चाहिए, तो रात को सोने से पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद गीता का श्रवण करें। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन को आकार देने वाला दिव्य प्रकाश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय दिया उपदेश ही आज हमारे लिए जीवन के मार्गदर्शन का आधार है। गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसी शिक्षाएं हैं जो मनुष्य के कर्म, भक्ति और ज्ञान को संतुलित करती है। आइए आज हम गीता के कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण विचारों को समझें, ताकि जीवन में स्पष्टता और साहस बढ़ाया जा सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की यात्रा में कई बार मन स्वयं को एकाकी महसूस करता है, लेकिन उस अवस्था में भी साहस को थामे रखना अत्यंत आवश्यक है। जो चीज तुमसे छीनी नहीं जा सकी, वही वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रकार झूला पीछे की ओर जाकर और अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने का रास्ता सिखाते हैं। कठिन दौर अक्सर उजले समय की दस्तक होते हैं। असली सामर्थ्य उम्र की गिनती में नहीं, बल्कि विचारों की परिपक्वता और समझदारी में छिपी होती है। सच्चा मित्र वही होता है जहां सोच की दिशा और दिल की धड़कन एक सी हो। यदि किसी नुकसान के बाद भी तुम्हारा मन टूटने से बचा है, तो मान लो कि वास्तव में कुछ भी नहीं हारा गया। ईश्वर से यही कामना रखो कि वह तुम्हें इतना सक्षम बनाए कि हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ निभा सको। संस्कार किसी बाजार में उपलब्ध नहीं होते, वे घर के वातावरण और पालन पोषण से जन्म लेते हैं। स्वप्न हमेशा ऊंचे रखो और उन्हें साकार करने का साहस भी अपने भीतर जगाए रखो। जो लोग भय के कारण निर्णय लेने से पीछे हट जाते हैं, वे जीवन के बहुमूल्य अवसर गंवा देते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। पक्षियों की मासूम निर्भीकता ही उन्हें दूसरों की छतों तक पहुंचने का हौसला देती है, वरना आज के समय में दिल से रिश्ते निभाना किसे आता है। जो लोग शिकायतों को छोड़कर आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वही सच में जीवन को जीते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम पर संपूर्ण भरोसा करता है, तो उस विश्वास को कभी टूटने मत देना, क्योंकि एक बार बिखरा हुआ भरोसा फिर पहले जैसा पूर्ण नहीं हो पाता। तुम्हारी बातों में वह सच्चाई है जो शोर नहीं करती, बस भीतर उतरती चली जाती है। कुछ रिश्ते सच में आवाज नहीं करते, पर उनकी गूंज दिल में देर तक रहती है, और फिर एक दिन वही गूंज सन्नाटे में बदल जाती है। यह सन्नाटा खाली नहीं होता, यह अनुभवों से भरा होता है। जब लोग तुम्हें डुबोने के रास्ते ढूंढ रहे थे और तुमने तैरना सीख लिया, वहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू हुआ। क्योंकि जब कोई नहीं सिखाता, तब जिंदगी खुद शिक्षक बन जाती है। वह सिखाती है कि दर्द में कैसे सांस लेनी है, अकेले कैसे चलना है और मुस्कुराकर कैसे जीना है। हर इंसान में खूबी भी होती है और खामी भी। फर्क बस देखने वाले की नजर का है। जो तराशता है उसे खामी दिखती है, और जो समझता है वही खूबी पहचान लेता है। खुद को तराशने का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि उसमें दूसरों को बदलने की जिद नहीं होती, खुद को बेहतर बनाने की ईमानदारी होती है। जिंदगी खुदा ने दी है, तो उम्मीदें भी उसी से रखना सुकून देता है। इंसानों से उम्मीदें अक्सर हिसाब किताब बन जाती हैं, और वही दर्द की जड़ होती है। नादानी की मोहब्बतें दिल से होती हैं, इसीलिए उनकी कीमत भी दिल को ही चुकानी पड़ती है। पर यही कीमत इंसान को परिपक्व बनाती है। उम्मीदों को संभालना सीख लेना अपने आप से प्यार करने की शुरुआत है। हर किसी से पूरी उम्मीद रखना खुद पर बोझ डालना है। उम्मीदें धीरे धीरे बांटो और भरोसा पहले खुद पर बढ़ाओ। दूरी भी रिश्तों का एक जरूरी हिस्सा है। हर समय पास रहना जरूरी नहीं। कभी कभी दूरी रिश्तों को साफ दिखा देती है, और कई बार वही दूरी सुकून बन जाती है। खुद को जानो, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानो। जो खुद को जान लेता है, उसे दुनिया आसानी से हिला नहीं पाती। मुस्कुराहट कमजोरी नहीं, यह भीतर की ताकत का संकेत है। खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं, वहां रुकना खुद को छोटा करना है। गिरना जीवन का अपमान नहीं, वहीं से उठना सीखना जीवन की जीत है। परिवार की कदर करना मत भूलो, वही रिश्ता है जो बिना शर्त थाम लेता है। हर कोई दोस्त नहीं होता, और यह समझ वक्त के साथ आती है। अच्छे लोग वक्त की कसौटी पर ही पहचाने जाते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना समय मत गंवाओ, खुद को तराशो।
अपनी सोच और व्यवहार को बेहतर बनाओ। जब लोग तुम्हें भूल जाए तब खुद को याद रखना सबसे जरूरी होता है। जो दर्द में साथ दे वही रिश्ता असली होता है। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तोड़ दे। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। खुशियां खर्च करने की चीज नहीं, उन्हें अपनाने की कला सीखनी होती है। 3 दोस्तों की कहानी यही सिखाती है कि खुशी का पैमाना हर किसी के लिए अलग होता है, दौलत, परिवार या सादगी। सच्ची खुशी वही है जिसे तुम अपनी मर्जी से चुनते हो। सब कुछ पकड़कर रखने की चाह में अक्सर बहुत कुछ छूट जाता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद को प्यार करो और जिन्होंने चोट दी उन्हें खुदा के हवाले कर दो। हर सुबह कुछ मिनट सांसों को महसूस करना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और किसी एक अपने को दिल से धन्यवाद कहना, यह छोटी आदतें दिल को हल्का और जीवन को गहरा बना देती हैं। यही सुकून है, यही असली आगे बढ़ना। मित्रों, जे पाक आही बाय का इताअत साएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति नम्रता को अपने स्वभाव में बसा लेता है वह जीवन में कभी वास्तविक रूप से गिरता नहीं, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। किसी को छल देकर यह मत मान लेना कि सामने वाला ना समझ था, बल्कि यह समझना कि उसने कितने विश्वास के साथ स्वयं को सौंपा था। अपनापन जताना सरल होता है, पर वास्तव में कौन अपना है इसका निर्णय केवल समय ही करता है। असत्य, धोखा और बहाने कुछ पल की संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में उनकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। जीवन एक दायित्व है जिसे ईश्वर उन्हीं को सौंपता है जो उसे निभाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें पहचानना सीखो, क्योंकि उपयोग करने वाले लोग स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। जब हालात तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो अपनी सोच की दिशा बदलो, क्योंकि मन बदलते ही संसार का स्वरूप भी बदलने लगता है। यह बात सदैव स्मरण रखो कि अनेक गुणों के होते हुए भी एक अवगुण सब कुछ मिटा सकता है। जो स्वयं संघर्षों में घिरा होकर भी दूसरों के लिए सहारा बनता है वही सच्चा वीर होता है। ता या सहायता है। यदि किसी जरूरतमंद की सहायता का अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक सम्मान तक पहुंचाता है। कठिन परिस्थितियों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति का आधार बनाओ। जब मनुष्य ऊंचाई पर पहुंचता है तो नीचे का दृश्य धुंधला हो जाता है, पर द्वेष से भरे लोग कभी सच्ची विजय प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, क्या कभी मन में यह प्रश्न उठा है कि आखिर कुछ लोग जिस भी चीज को छू लेते हैं वही समृद्धि में बदल जाती है, जबकि कुछ लोग दिन रात पसीना बहाने के बाद भी एक एक सिक्के के लिए मोहताज रह जाते कि आप तरह जाते बटे हैं। क्या यह अनुभव हुआ है कि जैसे ही इंसान अपनी कामयाबी का शोर मचाता है वैसे ही हालात अचानक बिगड़ने लगते हैं, मानो किसी की बुरी नजर पड़ गई हो या फिर प्रकृति ने ही सामने दीवार खड़ी कर दी हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब उसे लगता है कि अब हालात सुधरने ही वाले हैं, अब भाग्य करवट लेने वाला है, बैंक का खाता भरने वाला है, और इसी खुशी में इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता और वही भूल दोहरा देता है जो पीढ़ियों से होती चली आ रही है। वह अपनी खुशखबरी, अपनी योजनाएं और अपने आने वाले धन की बातें दूसरों के सामने रख देता है, आरख देता है, और ठीक उसी क्षण से घटनाओं की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। जो काम बनकर तैयार था वह अटक जाता है, जो धन आने वाला था वह बीच रास्ते में रुक जाता है और इंसान सोचता रह जाता है कि चूक आखिर हुई कहां। मित्रों, आज की यह प्रस्तुति आपकी सोच की जड़ों को झकझोर देगी, क्योंकि आज जिस पर को हटाया जाने वाला है वह साधारण नहीं है। यह जीवन का वह कड़वा सच है जिसे समझने में कई लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि मित्र, रिश्तेदार और अपने लोग हमारी उन्नति से प्रसन्न होंगे, लेकिन मनोविज्ञान और प्रकृति के नियम कुछ और ही संकेत देते हैं। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति दूसरों के सामने खोलते हैं तब आप अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में सौंप देते हैं। यह संसार उतना सरल नहीं है जितना बचपन की कहानियों में दिखाया गया था। यहां हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा है और हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि आज आप तनाव में हैं, पारण के बोझ तले दबे हैं या फिर अथक परिश्रम के बाद भी खाली हाथ हैं, तो संभव है कि आपने भी वही 7 भूलें की हो जिन पर आज प्रकाश डाला जाएगा।
आज आपको एक ऐसे सफर पर ले जाया जा रहा है जहां एक साधारण सी घटना ने जीवन के सबसे बड़े आर्थिक रहस्य से पर्दा उठा दिया। धन अर्जित करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। और यह तब लगभग असंभव हो जाता है जब इंसान अपने राज सबके सामने खोल देता है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि मौन में कितनी शक्ति छिपी होती है और कैसे बंद जुबान तिजोरी को भर सकती है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो इस भाव को अपने भीतर उतरने दें। अपने हृदय और मस्तिष्क के द्वार खोलें, क्योंकि जो अब सुनने वाले हैं वह शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए अब इस कथा की शुरुआत करते हैं। सूर्य अस्त होने की ओर था, फिर भी तपन वैसी ही बनी हुई थी जैसी दोपहर में होती है। शहर की भीड़भाड़ और कोलाहल से काफी दूर एक वीरान से हिस्से में पुराने बरगद के विशाल पेड़ के नीचे कार्तिक चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे की हालत देखकर साफ लग रहा था मानो उसके कंधों पर पूरी दुनिया की जिम्मेदारियां लदी हो। उसकी उम्र शायद 35 वर्ष के आसपास रही होगी, मगर आंखों के नीचे गहरे काले निशान और बालों में समय से पहले उतर चुकी सफेदी उसे 50 के करीब दिखा रही थी। कार्तिक की निगाहें सामने बहती हुई सूखी नदी की दिशा में जमी हुई थी, लेकिन असल में वह कुछ भी नहीं देख रहा था। उसके दिमाग के भीतर बस एक ही शोर गूंज रहा था, वे ताने व धमकियां जो उसे हर रोज सुनने को मिलती थी। उसका मोबाइल पिछले 2 घंटों से लगातार बज रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उस स्क्रीन पर चमकते नाम को देख सके, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था कि फोन करने वाला कौन सा नस्तादिक कायगा नारिन है, बैंक का रिकवरी एजेंट या फिर वे लोग जिनसे उसने ऊंचे ब्याज पर पैसे उठाए थे। कार्तिक ने लंबी सांस भरी और अपनी जेब टटोली। जेब में केवल 20 रुपए का एक नोट और कुछ सिक्के ही बचे थे। यही वही कार्तिक था जिसके पास ठीक 2 साल पहले शहर के बीचों बीच अपनी खुद की कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, जिसके पास एक छोटी सी सही लेकिन बगदाद सारंग अपनी कार थी और जिसका घर हमेशा दोस्तों और रिश्तेदारों से गुलजार रहता था। आज वही कार्तिक पूरी तरह अकेला था, इतना अकेला कि अगर वह यहां दम भी तोड़ दे तो शायद कई दिनों तक किसी को भनक तक ना लगे। उसके अपने सगे भाई ने उससे बात करना छोड़ दिया था। उसकी पत्नी मायके चली गई थी, क्योंकि रोज रोज के ताने और अपमान अब उससे सहन नहीं होते थे। कार्तिक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे वह दिन याद आने लगा जब उसकी तबाही की शुरुआत हुई थी, और हैरानी की बात यह थी कि वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन भी था। कम से कम उसे उस समय तो यही महसूस हुआ था। 2 साल पहले की बात है। कार्तिक का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, लेकिन घर आराम से चल जाता था। तभी कार्तिक के मन में एक विचार आया। उसे पता चला कि शहर के नजदीक एक नई फैक्ट्री खुलने वाली है और वहां मजदूरों की वर्दियों की भारी मांग पैदा होने वाली है। कार्तिक ने अपनी जमा पूंजी और कुछ मित्रों की सहायता से उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसे अंदर की खबर मिल चुकी थी कि यदि सही समय पर टेंडर भरा गया तो यह सौदा उसी को मिलेगा। यह ऐसा अवसर था जो उसकी किस्मत बदल सकता था। उस रात कार्तिक की आंखों में नींद नहीं थी। वह बस यही सोचता रहा कि जब यह डील फाइनल हो जाएगी तो वह क्या क्या करेगा। वह अपना पुराना मकान ठीक करवाएगा, पत्नी के लिए गहने खरीदेगा और संभव है एक नई गाड़ी भी ले ले। खुशी का यह उफान उसके भीतर समा नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि यदि उसने यह बात किसी से साझा नहीं की तो उसका दिल फट जाएगा। अगली शाम दोस्तों की बैठक जमी थी। कार्तिक हमेशा से दोस्तों में घुलने मिलने वाला इंसान था। उसने जोश में आकर सबको बता दिया कि भाइयों, अगले महीने से तुम्हारा दोस्त बड़ा आदमी बनने वाला है। उसने केवल अपनी योजना ही नहीं बताई, बल्कि यह भी उजागर कर दिया कि वह किस दाम पर टेंडर डालने वाला है और उसे यह जानकारी किससे मिली है। सभी ने तालियां बजाईं, सब ने उसे बधाई दी। कार्तिक को लगा कि वह किसी राजा से कम नहीं और सामने बैठे लोग उसकी प्रजा है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसी महफिल में बैठा उसका बचपन का मित्र और व्यापार में प्रतिद्वंदी रवयती उसके हर शब्द को अपने दिमाग में दर्ज कर रहा था। रवि के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन भीतर ही भीतर जलन की आग धधक रही थी।
रवि स्वयं पिछले कुछ समय से नुकसान में चल रहा था और कार्तिक की यह संभावित सफलता उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं थी। कार्तिक उस रात घर लौटा और चैन की नींद सो गया, मगर बाहर की दुनिया बदल की आई छादल्ला कोई की गई थी। रवि ने उसी रात फैक्ट्री के उस मैनेजर से संपर्क साधने की कोशिश की जिसका नाम कार्तिक ने बातों ही बातों में बताया दिया था। रवि ने अपनी चालाकी और कार्तिक द्वारा दी गई अंदरूनी जानकारी का सहारा लेकर मैनेजर के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जो कार्तिक की पेशकश से कहीं अधिक फायदेमंद था। इतना ही नहीं, रवि ने बाजार में यह अफवाह भी फैला दी कि कार्तिक की दुकान का माल चोरी का है और उसकी आर्थिक हालत डगमगा चुकी है। कार्तिक अपनी ही दुनिया में मग्न था। वह बस आने वाले उजले कल की कल्पनाओं में खोया हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर वह सुकून पाने की सोच रहा है, उसकी जड़ें पहले ही भीतर से काट दी गई हैं। टेंडर खुलने का दिन आखिर आ ही गया। कार्तिक अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर और ईश्वर का नाम लेकर दफ्तर पहुंचा। उसके चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, मगर जैसे ही लिफाफा खोला गया और नाम पढ़ा गया तो कार्तिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ठेका रवि के नाम जा चुका था और कार्तिक का टेंडर केवल कुछ रुपयों के मामूली अंतर से रद्द कर दिया गया था। कार्तिक को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे साफ शब्दों में बाहर जाने को कह दिया गया। बाहर निकलते ही उसका सामना रवि से हो गया। रवि ने उसे देखकर अजीब सी मुस्कान बिखेरी और कंधे पर हाथ रखकर बोला कि दिल पर मत लेना दोस्त, धंधा है तो ऐसा ही होता है। वैसे तेरा विचार कमाल का था। अगर तूने शराब के जोश में वो सारी अंदरूनी बातें उगल ना दी होती तो आज यह ऑर्डर तेरा होता। वो पल कार्तिक की जिंदगी का सबसे बोझिल क्षण था। उसे रवि से ज्यादा नफरत नहीं हो रही थी, उसे खुद से घृणा महसूस हो रही थी। अपने ही बड़बोलेपन पर उसे गुस्सा आ रहा था। मगर यह तो अभी शुरुआत भर थी, क्योंकि कार्तिक ने इस सौदे के लिए बाजार से काफी सामान उधार उठा लिया था और एडवांस रकम भी दे चुका था। अब उसके पास ना कोई काम बचा था और ना ही पैसे। जिन लोगों से उसने वादा किया था कि टेंडर मिलते ही वह उनका हिसाब चुका देगा, अब वही लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। धीरे धीरे उसकी दुकान का माल बिकता चला गया। उसकी इज्जत धूल में मिल गई। जो दोस्त कल तक उसकी महफिल में जाम उठाते थे, आज वही उसका फोन तक नहीं उठाते थे। और रवि बा अब शहर का नामी व्यापारी बन चुका था। उसी कॉन्ट्रैक्ट से कमाए धन से उसने नई दुकान खोल ली थी और कार्तिक को सड़क पर भटकते देख उसे एक क्रूर संतोष मिलता था। कार्तिक ने एक बार फिर खुद को संभालने की ठानी। उसने सोचा कि वह हार नहीं मानेगा। इस बार उसने अपनी छोटी सी जमीन बेचने का निर्णय लिया ताकि कर्ज चुका सके और फिर से नई शुरुआत कर सके। लेकिन इंसान अपनी आदतों से कहां बाज आता है। इस बार भी जब सौदा लगभग तय होने वाला था तो उसने अपनी पत्नी के भाई यानी अपने साले को बता दिया कि जमीन अच्छे भाव में बिक रही है और उससे मिलने वाले पैसों से वह एक नई एजेंसी शुरू करेगा। साले ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने अपनी सहेली को, और बात घूमते घूमते उस व्यक्ति तक पहुंच गई जो कार्तिक की जमीन के पास वाली जमीन का मालिक था। उसने तुरंत खरीदार को भड़का दिया कि इस जमीन में कानूनी झंझट है और कार्तिक धोखे से इसे बेच रहा है। नतीजा यह निकला कि खरीदार पीछे हट गया और कार्तिक की आंखें आंस भी चकनाचूर हो गईं। अब कार्तिक उसी बरगद के पेड़ के नीचे बाड़ी में बैठा हुआ था, पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास अब ना कोई योजना थी, ना कोई आशा, और सबसे बड़ी बात, अब कोई ऐसा अपना भी नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। क्योंकि अब उसे डर लगने लगा था कि अगर उसने अपना दुहक भी किसी को बताया तो लोग उसका तमाशा बना देंगे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा चारों ओर फैलने लगा था। जंगल की ओर से झींगुरों की आवाजें गूंजने लगी थीं। वातावरण में एक अजीब सी सुनी उदासी थी। कार्तिक के मन में भयानक विचार जन्म ले रहे थे। क्या उसे अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देनी चाहिए? क्या अब इस अपमान भरी जिंदगी को ढोने का कोई अर्थ बचा है? वह उठा और नदी की दिशा में चल पड़ा। नदी में पानी कम था, लेकिन इतना जरूर था कि यदि कोई चाहे तो डूब सकता है।
वह किनारे खड़ा होकर उस काले पानी को लगातार देखता रहा। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी पंख फड़फड़ाने की ध्वनि थी। कार्तिक ने मुड़कर देखा, मगर अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आया। उसने इसे अनदेखा किया और फिर से पानी की ओर देखने लगा। तभी वही आवाज दोबारा आई और इस बार ऐसा लगा मानो कोई बहुत पास आ गया हो। कार्तिक ने ध्यान से देखा तो पाया कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे वह बैठा था, उसकी सबसे नीचे की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ है। यह कोई साधारण कौवा नहीं लग रहा था। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका आकार सामान्य कौवों से कुछ बड़ा था। कार्तिक ने मन ही मन सोचा कि शायद यमराज का संदेशवाहक आ गया है। मुझे लेने के लिए उसने नदी की ओर देखते हुए एक कड़वी हंसी हंसी और बोला, क्या देख रहे हो दोस्त? मेरा तमाशा देखने आए हो या मेरी लाश का इंतजार कर रहे हो? कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई उत्तर मिलेगा। वो तो केवल अपने भीतर जमा गुस्से को बाहर निकाल रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जिसने कार्तिक के रोंगटे खड़े कर दिए। कौवे ने अपनी गर्दन एक ओर मोड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेहद साफ और भारी इंसानी स्वर में कहा, मैं लाशों की राह नहीं देखता कार्तिक, मैं उन जीवित लोगों की प्रतीक्षा करता हूं जो भीतर से मर चुके होते हैं। कार्तिक अवाक रह गया। भय के कारण वह 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि शायद भूख और मानसिक दबाव की वजह से उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा है, उसे भ्रम हो रहा है। उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से ध्यान से देखा। कौवा वहीं मौजूद था और उसी को घूर रहा था। कार्तिक की जीभ तालू से चिपक गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे? जानते हो, कौवे ने अपने पंख फैलाए और फिर समेट लिए जैसे वह आराम की स्थिति में आ गया हो। उसने कहा, नाम जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह समझना है कि तुम यहां क्यों खड़े हो। तुम यहां मरने आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जीने का कोई रास्ता शेष नहीं बचा है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ गंवा चुके हो। ना कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि वह भागे या वहीं ठहर जाए, लेकिन उस पक्षी की आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक ऐसा प्रभाव था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। कार्तिक वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं हार चुका हूं। मैंने सब कुछ गंवा दिया। मेरा कारोबार, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मानसान, सब कुछ। और यह सब मेरी ही गलतियों का नतीजा है। मैं बहुत बड़बोला हूं। मैं अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता और इसी आदत ने मुझे तबाह कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कौवे ने एक कर्कश हंसी हंसी और बोला, तुम्हारे पास अभी भी वह चीज मौजूद है जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी शायद ना हो। तुम्हारे पास अनुभव है और तुम्हारे भीतर अब भी सांसें बाकी हैं। कार्तिक, तुम रो इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने पैसा खो दिया, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि पैसा गया क्यों। पैसा एक ऊर्जा है कार्तिक, और ऊर्जा को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह बिखर जाती है। तुमने अपनी ऊर्जा को अपनी बातों के जरिए बाहर बहा दिया। कार्तिक ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो मैं अब क्या करूं? अब तो सब समाप्त हो चुका है। अब जानकर भी क्या लाभ? कौवे ने डाल से छलांग लगाई और कार्तिक से कुछ ही दूरी पर एक पत्थर पर बैठ गया। उसने कहा, समाप्त कुछ भी नहीं होता कार्तिक। यह तो केवल एक अध्याय का अंत है और दूसरे अध्याय की शुरुआत मुझे। देखो, मैं एक कौवा हूं। लोग मुझे अशुभ समझते हैं, मुझे देखकर दूर हट जाते हैं, मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौवे इंसान से अधिक समझदार होते हैं। हमें पता होता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। हमें यह भी जहां होता है कि खजाना कहां छिपाना है और उसे किस तरह सुरक्षित बारे रखना है। तुम इंसान खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीजें अपनी जुबान से लुटा देते हो। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम न केवल अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकोगे, बल्कि उससे कई गुना अधिक अर्जित भी कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। कार्तिक ने चौंक कर पूछा, कैसी शर्त? और तुम मेरी सहायता क्यों करोगे? कौवे ने कहा, सहायता मुफ्त में नहीं मिलती कार्तिक। हर ज्ञान की एक कीमत होती है, और इस ज्ञान की कीमत यह है कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। केवल सुनना पर्याप्त नहीं होगा, और आज के बाद तुम्हें अपनी जुबान का पहरेदार बनना होगा।
यदि यह तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हें वे 7 रहस्य बता सकता हूं जो धन के देवता कुबेर ने स्वयं हम पक्षियों को सिखाए थे जब इंसान जंगलों में रहा करता था। तब से ही यह वो रहस्य हैं जिन्हें समझ ले तो रंक भी राजा बन सकता है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक नियम को भी तोड़ दिया तो इंसान फिर उसी मोड़ पर आ गिरता है जहां याद क्या पामवर्त खड़ार आता आ रहा है। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि कार्तिक के पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था और पाने के लिए पूरी दुनिया सामने पड़ी थी। उसके भीतर जीने की एक हल्की सी लौ जल उठी। उसने मन ही मन सोचा कि जब यहां तक पहुंच ही गया हूं तो इस रहस्यमय पक्षी की बातें सुन लेने में क्या नुकसान है। हो सकता है यह केवल मेरा भ्रम हो, लेकिन अगर यह सच निकला तो शायद यही मेरी अंतरंगी अंतिम उम्मीद है। कार्तिक ने मजबूती से सिर हिलाया और बोला, मैं तैयार हूं। मुझे वह सारे राज्य बताओ और मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी पुरानी गलतियों को कभी ना दोहराऊंगा। कौवे की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने कहा, ठीक है कार्तिक, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे छुपाकर संभालना एक तपस्या है। और इस तपस्या का पहला नियम और पहला राज अब सामने आने वाला है। जंगल में खामोशी और गहरी हो चुकी थी। हवा मानो थम सी गई थी। सुनने के लिए कार्तिक सांस रोककर उस कौवे की ओर देख रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जो शब्द उस कौवे की चोंच से निकलेंगे वे उसकी पूरी सोच को उलट कर रख देंगे। कौवे की बातें सुनते ही कार्तिक की सांसें थम गई। जंगल की नीरवता अब डरावनी नहीं बल्कि रहस्यमयी लगने लगी थी, जैसे प्रकृति स्वयं रुककर इस संवाद को सुन रही हो। कौवे ने अपनी चमकदार काली आंखों से कार्तिक को देखा और अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया। उसने कहा, कार्तिक, पहला राज और सबसे बड़ी भूल जो तुम इंसान करते हो वो है अपनी जमा पूंजी और अपनी कमाई का दिखावा करना। याद करो कार्तिक, जब तुम्हारी जेब में पहली बार मोटा पैसा आया था तब तुमने क्या किया था? कार्तिक का दिमाग तुरंत बीते पलों में चला गया। उसे याद आया जब पहली बार उसे बड़ा मुनाफा मिला था तो उसने सबसे पहले एक महंगी घड़ी खरीदी थी और एक पागे जानबूझकर अपनी आस्तीन ऊपर करके चलता था ताकि लोग उसे देख सकें। उसे याद आया कि कैसे वह दोस्तों के बीच बैठकर फोन निकालता था और बातों ही बातों में अपना बैंक बैलेंस दिखा देता था, यह साबित करने के लिए कि अब वह सेट हो चुका है। कौवे ने मानो उसके मन को पढ़ लिया हो। वह बोला, तुम सोच रहे हो कि वह तो बस खुशी साझा करना था, लेकिन कार्तिक, खुशी और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। जिस दिन तुमने लोगों को यह बता दिया कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, उसी दिन तुमने 2 किस्म के दुश्मन पैदा कर लिए। एक वो जो तुमसे जलते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारा पैसा डूब जाए, और दूसरे वो जो तुम्हारे धन को अपना मानकर उसे हड़पने आ जाएंगे। याद करो उस रिश्तेदार को जिसे तुमने बताया था कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए रखे हैं। वह अगले ही दिन किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर आ गया था ना, और आज तक वह पैसा लौट कर नहीं आया। कार्तिक का सिर शर्म से झुक गया। वह रिश्तेदार आज भी उसे देखकर रास्ता बदल लेता है। कौवे ने अपनी बात आगे बढ़ाई, कार्तिक, हमें पक्षियों से सीखो। जब हमें कहीं दाना या मांस का टुकड़ा मिलता है तो हम शोर नहीं मचाते, हम उसे चुपचाप उठाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाते हैं, क्योंकि अगर हमने शोर किया तो चील या बाज आ जाएंगे और हमारा निवाला छीन लेंगे। प्रकृति का नियम है कि कमजोर का शिकार किया जाता है और जिसके पास पैसा है लेकिन समझ नहीं, वो इस दुनिया का सबसे आसान शिकार होता है। तुमने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके उन भूखे भेड़ियों को दावत दी थी जो पहले से ही तुम्हारे आसपास मंडरा रहे थे। पैसा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अंधेरे में रखना पड़ता है। जैसे ही इस पर दुनिया की नजर पड़ती है यह परी भाप की तरह उड़ने लगता है, जिसे तुम नजर लगना कहते हो। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। जब 100 लोग यह सोचने लगते हैं कि इसके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से, तो वही सामूहिक ईर्ष्या तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। कार्तिक ने बेचैनी से कहा, लेकिन अब तो वह गलती हो चुकी है। अब तो सब जान चुके हैं कि मैं टूट चुका हूं, तो अब क्या छुपाना? कौवे ने तेज आवाज में कहा। यही तो दूसरा राज है कार्तिक, जिसे तुम्हें समझना ही होगा। अपनी गरीबी और अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कभी मत करना।
कार्तिक ने चौंक कर नदी की ओर देखा। यह बात उसे अजीब लगी। जब वह अमीर था तब छुपाना चाहिए था, यह तो समझ में आ गया। लेकिन अब जब वह गरीब हो चुका है तो छुपाकर आखिर क्या हासिल होगा? कौवे ने समझाते हुए कहा, जब तुम अमीर थे और दिखावा करते थे तो लोग तुम्हें लूटने दौड़े चले आते थे, लेकिन अब जब तुम गरीब हो और हर किसी के सामने अपना दुख सुनाते फिरते हो तो लोग तुम्हें कुचलने आ जाते हैं। याद रखना, कार्तिक दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और ढलते सूरज को ठोकर मारती है। जब तुम लोगों के आगे हाथ जोड़कर कहते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी सहायता करो, तो तुम असल में उन्हें यह संदेश दे रहे होते हो कि अब तुम्हारा कोई मोल नहीं रहा, अब तुम अनुपयोगी हो और अनुपयोगी चीजें कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। जिस दिन से तुमने अपनी मजबूरी सबको बतानी शुरू की, उसी दिन से उन्होंने तुम्हारा फुबारा फोन उठाना बंद कर दिया। अगर तुम अपनी परेशानी को दिल में दबाए रखते, चेहरे पर झूठी ही सही पर मुस्कान बनाए रखते और साफ कपड़े पहनकर निकलते तो संभव है कि आज भी लोग तुम्हें सम्मान देते और शायद कोई नया अवसर ही मिल जाता। क्योंकि लोग दुखी इंसान के साथ कारोबार नहीं करते, लोग सफल दिखाई देने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तुमने अपनी कमजोरी दिखाकर अपने बचे हुए सम्मान का भी सौदा कर लिया। कार्तिक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि पछतावे के थे। उसे याद आया कि कैसे अभी कल ही वह अपने एक पुराने सप्लायर के पास गया था और रोते हुए अपनी हालत बयान की थी। उस सप्लायर ने उसे चाय तक नहीं पूछी और व्यस्त होने का बहाना बनाकर बाहर भेज दिया, जबकि वही सप्लायर पहले कार्तिक के लिए घंटों इंतजार किया करता था। कौवे की हर बात तीर की तरह उसके दिल में ढसती जा रही थी। कौवा अपनी जगह से उड़कर कार्तिक की ओर पास आ गया। अब वह कार्तिक के घुटने के पास रखे पत्थर पर बैठा था। उसने कहा, कार्तिक, अपनी योजनाओं, अपने अगले कदम को अपने भीतर पचाना सीखो। यह तीसरा और सबसे खतरनाक राज है जिसे तुमने बार बार तोड़ा है, याद है? वो टेंडर वाली बात तुमने रवि को क्यों बताई थी? क्या रवि तुम्हारा सगा भाई था? नहीं, तुमने उसे इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे भीतर एक बच्चा बैठा था जिसे तालियां सुननी थी। मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बता देते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क को एक झूठा इनाम मिल जाता है। दिमाग यह मान लेता है कि काम पूरा हो गया और वह ढीला पड़ जाता है। जिस आग की जरूरत उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए थी, वही आग बातों के धुएं में उड़ जाती है। कार्तिक ने अपना सिर थाम लिया। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस रात रवि को बताने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। मुझे लग रहा था कि मैं जीत चुका हूं, लेकिन सच यह था कि मैंने अपनी जीत थाली में सजाकर उसके सामने रख दी थी। कौवे ने कहा, सिर्फ रवि ही नहीं कार्तिक, तुमने अपने जीवन का हर वह काम बिगाड़ा है जिसका ढिंढोरा तुमने पूरा होने से पहले पीट दिया है। चाहे वह गाड़ी खरीदना हो, जमीन लेना हो या बच्चों का एडमिशन कराना हो। जब तक काम का कागज हाथ में ना आ जाए, जब तक पैसा तिजोरी में सुरक्षित ना पहुंच जाए, तब तक उस बात की भनक अपनी परछाई को भी नहीं लगने देनी चाहिए। खामोशी में की गई मेहनत का शोर सफलता मचाती है, लेकिन तुमने अपनी जुबान के शोर से अपनी सफलता का गला घोट दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि बीज को भी जमीन के भीतर अंधेरे में रहना पड़ता है? अंकुरित होने के लिए अगर तुम रोज बीज को खोद कर देखने लगोगे कि वह उगा या नहीं, या दुनिया को दिखाओगे कि देखो मैंने बीज बो दिया है, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, वह सूख जाएगा। तुमने अपने हर सपने को समय से पहले खोद कर खत्म कर दिया। कार्तिक ने एक लंबी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिमाग की गहराई से सफाई कर रहा हो। बरसों से जमी धूल और भ्रम धीरे धीरे हट रहे थे। उसने कौवे से पूछा, लेकिन अब तो मेरे पास कोई योजना ही नहीं बची है। मैं पूरी तरह खाली हो चुका हूं। अब मैं किसे क्या नहीं बताऊंगा। मेरे पास तो अब कहने को भी कुछ शेष नहीं रहा। कौवे ने अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, मानो पक्षी भी मुस्कुरा सकते हो, धीमे स्वर में बोला कि तुम्हारे पास आज भी बहुत कुछ मौजूद है। कार्तिक, तुम्हारे पास तुम्हारा अगला विचार है। तुम्हारे पास यह खामोश रात है और तुम्हारे पास वह अवसर है जो इस क्षण मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम समाप्त नहीं हुए हो,
तुम केवल पुनः आरंभ की अवस्था में आए हो। शून्य तक पहुंचना किसी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि वहीं से नई गिनती शुरू होती है। फर्क बस इतना है कि इस बार यह गिनती मन के भीतर करनी होगी, ऊंची आवाज में नहीं। इतना कहकर कौवा कुछ गंभीर हुआ और बोला, कार्तिक, चौथा रहस्य तुम्हारे अपने घर की चार दीवारी के भीतर छिपा है, और अगर इसे संभाला ना गया तो यह सबसे अधिक विषैला सिद्ध हो सकता है। तुमने कई बार अपने घर के झगड़े, रिश्तों की कड़वाहट और निजी बातों को बाहरी लोगों के सामने खोल दिया है। कार्तिक को याद आया कि जब भी उसका पत्नी से विवाद होता था, वह दोस्तों की महफिल में बैठकर उसे गलत साबित करता था। जब भाई से मतभेद हुए तो उसने पूरे मोहल्ले को जैसे पंचायत में बदल दिया था। उसे लगता था कि लोग उसकी पीड़ा समझ रहे हैं, पर वह यह नहीं जानता था कि लोग केवल तमाशा देख रहे हैं। कौवे ने कहा, सुनो कार्तिक, घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत भले ही पुरानी हो, लेकिन आज भी उतनी ही सटीक है। जब तुम अपने घर के क्लेश और राज दूसरों को सौंपते हो तो अनजाने में उनके हाथों में वह हथियार थमा देते हो जिससे वे कभी भी तुम पर प्रहार कर सकते हैं। एक व्यापारी या सफल व्यक्ति का घर किले जैसा होना चाहिए। बाहर वालों को यह आभास तक नहीं होना चाहिए कि किले के भीतर क्या घट रहा है, राजा और रानी में मनमुटाव है या नहीं, खजाना भरा है या खाली, या दीवारें मजबूत हैं या कमजोर। जिस दिन बाहरी लोगों को यह जात हो गया कि तुम्हारे घर में दरार है, वे उसी दरार में कील ठोककर उसे गहरी खाई में बदल देंगे। तुम्हारा भाई आज तुमसे इसलिए दूर है क्योंकि तुमने आपसी मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप दी थी, और उस तीसरे व्यक्ति ने कभी नहीं चाहा कि तुम दोनों एक रहो, क्योंकि तुम्हारी एकता तुम्हारी शक्ति थी। कार्तिक सन्न रह गया। यह सब बिल्कुल सच था। उसके और उसके भाई के बीच जमीन को लेकर विवाद था, और उसने अपने एक तथाकथित शुभचिंतक मित्र को मध्यस्थ बनाया था। उस मित्र ने ऐसी चाल चली कि दोनों भाइयों के बीच बात करना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा देखना भी बंद हो गया। और विडंबना यह रही कि वही जमीन अंत में उसी मित्र ने कौड़ियों के भाव खरीद लिए। कार्तिक ने अपनी मुट्ठी कस ली। अपने ऊपर उसे इतना क्रोध आ रहा था कि वह चीख उठना चाहता था, लेकिन कौवे की उपस्थिति ने उसे थाम रखा था। कौवे ने कहा, क्रोधित मत हो कार्तिक, क्रोध को संजोना सीखो। यह एक ऊर्जा है, इसे बाहर व्यर्थ मत जाने दो। इसे भीतर जमा करो ताकि यही ऊर्जा तुम्हें कर्म करने की ताकत दे। अब तक तुम 4 बड़ी भूलें कर चुके थे। अपनी नाव में कमाई का दिखावा, गरीबी का रोना, योजनाओं का समय से पहले खुलासा और घर के झगड़ों का प्रचार। जब नाव में इतने छेद हो तो चाहे नाविक कितना भी कुशल क्यों ना हो, नाव का डूबना तय है। लेकिन अभी 3 रहस्य और शेष है, और विश्वास रखो, यह अगले 3 रहस्य तुम्हें केवल धन कमाना ही नहीं, बल्कि धन को अपना सेवक बनाना भी सिखाएंगे। रात और अधिक गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, लेकिन कार्तिक के मन से भय समाप्त, कार्य ताटारी था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो वह किसी प्राचीन और पवित्र गुफा में बैठकर जीवन का ज्ञान ग्रहण कर रहा हो। उसने कौवे से कहा, मुझे वे 3 रहस्य बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि मैं और कौन सी गलतियां कर रहा था और उन्हें कैसे सुधार सकता हूं। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर कार्तिक के कंधे पर आ बैठा। कार्तिक क्षण भर के लिए घबराया, फिर स्थिर हो गया। कौवे का भार हल्का था, लेकिन उसके शब्दों का भार पहाड़ों के समान था। कौवे ने कार्तिक के कान के पास झुककर धीमे स्वर में कहा, 5वां रहस्य तुम्हारी दानशीलता और उदारता से जुड़ा है। सुनने में यह पुण्य प्रतीत होता है, लेकिन यदि इसे गलत ढंग से किया जाए तो यही पुण्य पाप बन सकता है और तुम्हें कंगाल बना सकता है। तुमने कई बार लोगों की सहायता की है कार्तिक, लेकिन सहायता करने के बाद तुमने क्या किया? कार्तिक सोच में पड़ गया। जब भी उसने किसी की सहायता की थी, उसने मदद की थी, चाहे वह किसी मित्र को उधार देने की बात हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करने का प्रसंग। उसने हर बार यह पक्का किया था कि या तो 4 लोग उसे करते हुए देखें या फिर बाद में वह खुद इसका उल्लेख जरूर करें। अरे मैंने तो उसे संकट में 10,000 दिए थे। यह वाक्य हमेशा उसकी जुबान पर टिका रहता था।
कौवे ने कहा, नेकी कर और दरिया में डाल। यह बात तो सभी ने सुनी है, लेकिन अमल कोई नहीं करता। तुम भलाई करते हो और उसे चौराहे पर टांग देते हो। जब तुम अपने किए हुए उपकार का ढोल पीटते हो कार्तिक, तो तुम उस उपकार की आध्यात्मिक और मानसिक ताकत को स्वयं नष्ट कर देते हो और सामने वाले के मन में कृतज्ञता की जगह हीनता भर देते हो। वह व्यक्ति तुम्हारा एहसानमंद बनने के बजाय तुमसे घृणा करने लगता है, क्योंकि तुमने उसकी मजबूरी को तमाशा बना दिया। जिन लोगों की तुमने सहायता की, वही आज तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हैं? जरा सोचो, क्योंकि तुमने उन्हें सबके सामने छोटा महसूस कराया। अपनी मदद का प्रचार करके अगर तुम मदद करके भूल जाते, तो वही लोग आज तुम्हारे लिए जान देने को तैयार होते। याद रखना, कार्तिक दाहिने हाथ से दिया गया। दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यह केवल धर्म की बात नहीं है, यह मनोविज्ञान है और यह धन का विज्ञान है। जो देता है और मौन रहता है, कुदरत उसे छप्पर फाड़ कर देती है, और जो तय है और गुनगुनाता है, उसका दिया हुआ भी व्यर्थ चला जाता है। कार्तिक को एहसास हुआ कि उसका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह रहा, जिसे कोई भी पढ़ सकता था, कोई भी फाड़ सकता था और उस पर कुछ भी लिख सकता का सावधान आ रहा था। उसने अपने जीवन में निजता नाम की चीज को कभी महत्व ही नहीं दिया। उसे हमेशा लगता था कि खुला होना अच्छा है, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि खुली किताब के पन्ने सबसे पहले फटते हैं। कौवा फिर सामने की चट्टान पर जाकर बैठ गया और बोला, कार्तिक, अब हम सबसे अहम मोड़ पर हैं। छठा रहस्य, यह रहस्य तुम्हारी समझ और तुम्हारे ज्ञान से जुड़ा है। तुम अक्सर लोगों के बीच खुद को बहुत बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हर विषय पर बोलोगे, हर बहस जीतोगे, तो लोग तुम्हें मान देंगे। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कार्तिक हमेशा से महफिलों का केंद्र बनना चाहता था। राजनीति हो या क्रिकेट शेयर बाजार हो या फिल्मों की चर्चा, हर जगह वह अपनी राय ठूंस देता था। उसे लगता था इससे उसकी धाक बनती है। लेकिन कौवे के शब्दों ने उसका भ्रम तोड़ दिया। कौवे ने कहा, मूर्ख लोग शोर करते हैं और ज्ञानी सुनते हैं। जब तुम बोलते हो तो वही दोहराते हो जो तुम्हें पहले से मालूम है, लेकिन जब तुम सुनते हो तो कुछ नया सीख सकते हो। तुमने अपनी बकवास में दुनिया की जरूरी जानकारियों को अनदेखा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब तुम लोगों को यह जताते हो कि तुम कितने चतुर हो, तो लोग सतर्क हो जाते हैं। वे तुम्हारे सामने अपने पत्ते नहीं खोलते। असली खिलाड़ी वही है जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहे, ताकि सामने वाला अपनी सारी चालें उसी के सामने चला दे। तुम्हें मूर्ख बनकर रहना चाहिए था कार्तिक, ताकि लोग तुम्हें हल्का समझे और आता है अपने राज खुद बता दे। लेकिन तुम गुरु बनकर घूमते रहे, इसलिए लोगों ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया। चाणक्य ने कहा था कि अपने लक्ष्य के लिए बगुले की तरह ध्यान लगाओ और काम पूरा होने तक मूर्ख बने रहो। लेकिन तुम तो शेर के शिकार पर ढोल पीटते हुए निकल पड़े थे। कार्तिक के रोंगटे खड़े हो गए। यह बात कितनी गहरी थी। रवि ने यही किया था। वह कार्तिक के सामने मूर्ख बनकर सुनता रहा और कार्तिक गुरु बनकर सब बताता रहा। रवि ने कार्तिक के ज्ञान का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया। अगर कार्तिक उस दिन चुप रहता और केवल सुनता, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। कार्तिक ने एक लंबी सांस ली और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मेरे भीतर के अहंकार, मैं आज तुम्हें मार रहा हूं। आज से मैं ज्यादा सुनूंगा और कम बोलूंगा। यह कहते हुए कार्तिक ने मन ही मन फैसला किया। कौवे ने गर्दन हिलाई, जैसे वह उसके निश्चय से संतुष्ट हो गया हो। उसने गहरी आवाज में कहा, अब हम अंतिम और 7वें रहस्य की ओर बढ़ते हैं। कार्तिक, यह रहस्य बाकी 6 रहस्यों की कुंजी है। अगर इसे नहीं समझा गया तो बाकी सब व्यर्थ है। यह रहस्य तुम्हारी कमाई के रास्ते से जुड़ा है। कौवे ने अपनी नजरें कार्तिक की आंखों में उतार दी और भारी स्वर में बोला, 7वां राज तुम्हारी आय के स्रोत, यानी तुम्हारे सोर्स के बारे में है। कार्तिक, इस दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी आमदनी का राग लोगों के सामने खोल दिया, उसी दिन से वह स्रोत सूखने लगता है। या तो लोग उसकी नकल करने लगते हैं या उसमें रुकावटें पैदा कर देते हैं। यह ठीक कस्तूरी मृग जैसा है जिसकी खुशबू सबको आती है,
लेकिन वह खुशबू कहां से निकल रही है, यह किसी को नहीं पता होना चाहिए। अगर शिकारी को पता चल गया तो मृग मारा जाएगा। अपनी कमाई का तरीका, अपना व्यापार रहस्य कभी किसी को मत बताना चाहे, वह तुम्हारे कितना भी करीब क्यों ना हो, क्योंकि जब पेट की बात आती है तो भाई भी भाई का नहीं रहता। अपनी बात पूरी करते ही कौवा एक तेज आवाज के साथ आकाश में उड़ गया। कार्तिक बस उसे देखता रह गया। कुछ ही क्षणों में वह काला पक्षी रात के अंधकार में ऐसे घुल गया जैसे कभी वहां मौजूद ही ना रहा हो। अब वहां केवल कार्तिक था। चारों ओर सन्नाटा था और बहती नदी की धीमी सरसराहट थी। कार्तिक काफी देर तक वहीं बाहीं बैठा रहा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, वही शांति जो तूफान के बाद मिलती है, या शायद तूफान से ठीक पहले। उसे भूख का एहसास हुआ। उसकी जेब में अब भी सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन उसका दिमाग अब खाली नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ में कोई नक्शा आ गया हो, एक ऐसे खजाने का नक्शा जिस पर साफ लिखा था कि खजाना बाहर नहीं भीतर है। कार्तिक उठा, उसने अपने कपड़े झाड़े और शहर की दिशा में कदम बढ़ा दिए। रात के ठीक 2 बजे बज रहे थे। सड़कें सुनी थीं, स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। जब वह अपने सूने और अंधेरे घर पहुंचा तो लटकता ताला देखकर दिल में पुरानी टीस उठी। मगर इस बार उसने ताले को कोसने की जगह उसे एक चुनौती समझा। उसने चाबी निकाली, ताला खोला और भीतर चला गया। घर में धूल जमी थी, फर्नीचर ढके हुए थे। उसने पानी पिया और फर्श पर ही लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोवनी आए। अरे सौंदे बतिया आए तीन दूर थी। उसके कानों में कौवे की बातें गूंज रही थीं। खामोशी में ताकत होती है कार्तिक। अगली सुबह जब कार्तिक की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। एक पल को उसका दिल घबरा गया। पुराना कार्तिक होता तो शायद पीछे के दरवाजे से भाग जाता या कंबल में मुंह छिपा लेता, लेकिन नया कार्तिक उठा। उसने चेहरा धोया और दरवाजा खोल दिया। सामने उसका पुराना दूध वाला खड़ा था, जिसके 3000 रुपए कार्तिक पर बकाया थे। दूध वाले ने उसे देखते ही कड़वे स्वर में कहा, भाई साहब कब तक छुपते फिरोगे? या तो पैसे दो या साफ कह दो कि दिवालियां हो चुके हो। कार्तिक की जुबान पर आया कि वह अपनी मजबूरी बताएं कि कैसे उसका कारोबार बैठ गया है, लेकिन उसी पल उसे उसे दूसरा राज याद आ गया। अपनी गरीबी और कमजोरी का प्रदर्शन मत करो। कार्तिक ने कमर सीधी की। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने दूध वाले की आंखों में आंखें डालकर शांत और ठोस आवाज में कहा, का आपका पैसा सुरक्षित है, थोड़ा धैर्य रखिए, काम चल रहा है, बहुत जल्द आपका पूरा हिसाब समय पर चुका दूंगा। उसकी आवाज में ना तो गिड़गिड़ाहट थी न घमंड, बस भरोसा था। दूध वाला जो झगड़ने के इरादे से आया था, कार्तिक का बदला हुआ रूप देखकर थोड़ा ठटक गया। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया कि ठीक है, 1 हफ्ता और देख लेते हैं। कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और लंबी सांस ली। यह उसकी पहली जीत थी। उसने अपनी कमजोरी उजागर नहीं की। उसने घर में पड़ा एक पुराना बिस्किट का पैकेट खाया और काम की तलाश में निकल पड़ा। वह जानता था कि अब उसे शून्य से शुरुआत करनी है। नहीं, शून्य से नहीं, -1 से। कार्तिक पुराने बाजार की ओर गया, जहां कपड़ों का थोक कारोबार होता था। वहां की चहल पहल देखकर उसका दिल बैठ सा गया। कभी वह यहां बड़ा ग्राहक हुआ करता था। लोग उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे। आज कोई उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देख रहा था। कार्तिक एक दुकान के बाहर खड़ा चाय पी रहा था। तभी उसने 2 दलालों की बातचीत सुनी। वे कह रहे थे कि गुप्ता जी के गोदाम में पानी भर जाने से साड़ियों का बढ़ा देते हैं, स्टॉक खराब हो गया है। वे उसे बेहद सस्ते दामों पर बेचने को तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा क्योंकि सबको लग रहा है कि माल पूरी तरह सड़ चुका है। कार्तिक के कान खड़े हो गए। पुराना कार्तिक होता तो तुरंत उन दलालों के बीच कूद जाता और बड़े गर्व से कहता कि अरे, मैं गुप्ता जी को जानता हूं, मैं यह माल बिकवा सकता हूं। और फिर वही दलाल जाकर सीधे गुप्ता जी से सौदा कर लेते और कार्तिक के हाथ कुछ भी नहीं आता। लेकिन इस बार कार्तिक ने शांति से चाय की एक चुस्की ली, सब कुछ अनसुना किया और बिना किसी को भनक लगे वहां से धीरे से हट गया और सीधे गुप्ता जी के गोदाम की ओर बढ़ गया। गुप्ता जी गोदाम के बाहर सिर थामे बैठे थे। अंदर से सीलन और गीले कपड़े की
तीखी बदबू आ रही थी। कार्तिक ने पास जाकर नमस्ते किया तो गुप्ता जी ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोले, अरे कार्तिक, तुम यहां क्यों आ गए? तुम्हारे पास तो खुद खाने तक के पैसे नहीं हैं। तुम क्या खरीदोगे? कार्तिक ने ना कोई सफाई दी ना कोई दुखड़ा सुनाया, बस शांत स्वर में बोला, गुप्ता जी, सुना है कुछ माल खराब हो गया है। अगर आप चाहे तो मैं उसे हटवाने में मदद कर सकता हूं। गुप्ता जी को लगा कि कार्तिक कबाड़ के दाम पर माल उठाना चाहता है। वे झुंझुलाकर बोले, हटवाने से क्या मतलब है? लाखों का स्टॉक है, बस थोड़ा गीला हुआ है, लेकिन बाजार वाले उसे कचरा समझ रहे हैं। कार्तिक ने मौका पहचान लिया और बोला, मैं माल खरीद नहीं सकता, लेकिन मैं उसे बिकवा सकता हूं। जो भी दाम मिलेगा उसका 20% मेरा और बाकी आपका। गुप्ता जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्होंने हामी भर दी। कार्तिक गोदाम के अंदर गया। उसने साड़ियों को ध्यान से देखा। ऊपर की कुछ साड़ियां खराब थीं, लेकिन बीच का माल सिर्फ हल्के दाग वाला था, जिसे धोकर और ठीक करके नया जैसा बनाया जा सकता था। यही उसका वर्षों का अनुभव था। कार्तिक ने गुप्ता जी से कहा कि मुझे आज रात के लिए गोदाम की चाबी चाहिए, मैं माल को छांटना चाहता हूं। गुप्ता जी को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने मना कर दिया। तब कार्तिक ने अपनी घड़ी, जो उसके अच्छे दिनों की आखिरी निशानी थी, उतारकर गुप्ता जी की मेज पर रख दी और कहा, इसे गिरवी रख लीजिए, अगर सुबह तक काम नहीं हुआ तो यह आपकी। घड़ी की कीमत देखकर गुप्ता जी मान गए। कार्तिक के पास अब सिर्फ एक रात थी। उसने अपनी जेब के आखिरी 20 रुपए से साबुन और कुछ केमिकल खरीदे जो दाग हटाने में काम आते थे। वह पूरी रात गोदाम में अकेला रहा। अपने हाथों से सैकड़ों साड़ियों को खोला, साफ किया और प्रेस किया। पसीना आंखों में जा रहा था, हाथ दर्द से सुन्न हो चुके थे, भूख से पेट ऐंठ रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसे तीसरा राज याद था कि काम पूरा होने से पहले किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर वह मजदूर बुलाता तो बात बाजार में फैल जाती और माल अच्छे दाम में कभी नहीं बिकता। सुबह होते होते करीब 300 साड़ियां बिल्कुल नई जैसी तैयार हो चुकी थीं। जब गुप्ता जी आए तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। जो माल कल तक कचरा लग रहा था, आज शोरूम में रखने लायक था। कार्तिक ने कहा, अब आप यहीं बैठिए, ग्राहक मैं लाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि यह सब कैसे हुआ। बस कहेंगे कि यह फ्रेश स्टॉक का बचा हुआ माल है। गुप्ता जी मान गए। कार्तिक बाजार गया। उन दुकानदारों के पास नहीं गया जो उसे जानते थे, बल्कि शहर के दूसरे हिस्से के छोटे व्यापारियों से मिला। सैंपल दिखाए और बाजार भाव से आधे दाम पर सौदा रखा। व्यापारियों को माल पसंद आया और दोपहर तक पूरा स्टॉक नकद बिक गया। गुप्ता जी ने अपना हिस्सा अलग रखा और कार्तिक के हाथ में 15,000 रुपए थमा दिए। 6 महीनों बाद यह उसकी पहली कमाई थी। कार्तिक का मन किया कि वह चिल्लाकर सबको बताएं, उन लोगों को फोन करें जिन्होंने उसे भुला दिया था, लेकिन उसने खुद से बस इतना कहा कि शोर नहीं। आज मैं सच में वापस आ गया हूं। उसका दिल चाहा कि वह तुरंत अपनी पत्नी को फोन लगाए, लेकिन उसी पल कौवे की वह कर्कश चेतावनी उसके मन में गूंज उठी कि अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटना, यह तो अभी बस शुरुआत है। कार्तिक ने वे पैसे चुपचाप अपनी अंदरूनी जेब में रखे। गुप्ता जी का आभार जताया और अपनी घड़ी वापस लेकर बाहर निकला ही था कि सामने उसका पुराना दोस्त सुरेश मिल गया। सुरेश ने उसे गोदाम से निकलते देख खताई तारेक साटिली आधे खा लिया था और व्यंग से पूछा, अरे कार्तिक भाई, यहां क्या कर रहे थे? कुछ हाथ लगा या यूं ही चक्कर काट रहे हो? कार्तिक के भीतर का अहंकार उसे सच बताने को उकसा रहा था कि उसने 15,000 कमा लिए हैं, शदायमा लिए हैं, लेकिन उसने खुद को संभाला, मुट्ठी भी चेहरे पर थकी हुई मुस्कान लाई और बोला, कुछ नहीं यार, बस पुराने रिश्तों के कारण गुप्ता जी का हाल चाल पूछने आ गया था। काम धाम तो वैसे भी कुछ नहीं है, ऐसे ही भटक रहा हूं। यह सुनकर सुरेश के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसे यह जानकर सुकून मिला कि कार्तिक अब भी टूटा हुआ है। उसने कहा, हां यार, बाजार का हाल बहुत खराब है, चल कोई बात नहीं, कुछ होगा तो बताऊंगा, और वहां से चलता बना। कार्तिक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि सच बोलने पर सिर्फ जलन और बुरी नजर मिलती, जबकि खुद को छोटा दिखाने से वह सुरक्षित रह गया। यह अनुभव अनोखा था। उसने पहली बार असली शक्ति को महसूस किया। यह ताकत पैसों की नहीं बल्कि रहस्य को संभाल कर रखने की थी।
कार्तिक घर पहुंचा। रास्ते में अच्छा खाना लिया, लेकिन घर जाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करके खाया। फिर पैसों को अलमारी के सबसे पुराने कपड़ों के नीचे छिपा दिया और मन ही मन तय किया कि जब तक वह इतना मजबूत नहीं हो जाता कि सारे कर्ज चुका सके, तब तक किसी को भी पता नहीं चलने देगा कि वह क्या कर रहा है। दिन बीते, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। कार्तिक ने यही तरीका अपनाया। वह बाजार में घूमता, बेकार समझी जाने वाली डील्स तलाशता, चुपचाप मेहनत करता और मुनाफा लेकर लौट आता। बाहर की दुनिया में वह अब भी वही हारा हुआ कार्तिक दिखता था। पुराने कपड़े, पैदल चलना, कम बोलना। लोग उसे बेचारा समझकर नजरअंदाज कर देते थे और यही उसकी सबसे बढ़िया बड़ी बात ये तई आनी डिबानी तरीहर बन गई थी। कोई उस पर ध्यान नहीं देता था और वह सबकी आंखों के सामने से कमाई निकालने जाता था। लेकिन हर यात्रा में एक परीक्षा जरूर आती है। कार्तिक की परीक्षा तब सामने आई जब उसे एक बेहद बड़ा मौका मिला। ऐसा अवसर जो एक ही झटके में उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता था, मगर जोखिम भी उतना ही भारी था। शहर में एक पुरानी मिल बंद होने जा रही थी और उसकी नीलामी होने वाली थी। कार्तिक को अपने सूत्रों से पता चला कि मिल के पिछवाड़े स्क्रैप के ढेर के नीचे एक पुरानी विदेशी मशीन दबी हुई है, जिसे मिल वाले साधारण लोहा समझ रहे हैं, जबकि असल में वह एक दुर्लभ एंटीक मशीन है जिसकी कीमत करोड़ों तक जा सकती है। यह जानकारी पक्की थी। कार्तिक ने सोचा कि अगर वह स्क्रैप का टेंडर भर दे तो मशीन उसी की हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि टेंडर के लिए उसे 1.5 लाख रुपए चाहिए थे और उसके पास अभी सिर्फ कुछ हजार ही जमा हो पाए थे, यानी उसे और पैसों की जरूरत थी। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस मौके को छोड़ दे या किसी को साझेदार बनाए, और साझेदार बनाने का मतलब था अपना राज खोलना। कार्तिक पूरी रात सो नहीं सका। वह मशीन उसकी किस्मत पलट सकती थी। वह कौवे के नियम तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना अपने साले को पार्टनर बना लिया जाए, और इसी उधेड़बन में वह यह फैसला लेने की दहलीज पर आकर रुक गया कि अब अगला कदम बहुत सोच समझ कर ही लेता हूं। अब रिश्तों में फिर से नरमी आ रही थी। उसने सोचा वे लोग धन लगा देंगे और मैं उन्हें लाभ लौटा दूंगा। भोर होने से पहले ही उसने निश्चय कर लिया कि वह यह खतरा उठाएगा। वह मोबाइल उठाने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि खुटापी खिड़की पर जा टिकी। वहां बैठा एक कबूतर दाना चुग रहा था और पास ही एक बिल्ली चुपचाप कदम बढ़ा रही थी। कबूतर बिल्कुल निश्चिंत था। कार्तिक ने खिड़की थपथपाई और कबूतर उड़ गया, और उसी क्षण उसे कौवे की सीख याद आ गई। मूर्ख लोग शोर करते हैं और बुद्धिमान सुनते हैं, और घर का भेदी लंका ढा देता है। कार्तिक ठिठक गया। उसने मोबाइल नीचे रख दिया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैंने साले साहब को बताया तो वे यह बात अपनी पत्नी तक पहुंचाएंगे। पत्नी इसे मायके में कहेगी और वहां से खबर फैलकर उस रवि तक जा पहुंचेगी, जो अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। और यदि रवि को भनक लग गई तो वह कार्तिक को कुचलने में एक पल भी नहीं लगाएगा। कार्तिक ने ठान लिया कि वह ना तो भीख मांगेगा और ना ही अपना राज खोलेगा। वह कोई और उपाय निकालेगा। उसने दिमाग तेजी से चलाया। उसे समझ आया कि उसके पास नकद नहीं है, पर उसके पास हुनर है और जानकारी है। उसने शहर के एक ऐसे कबाड़ी से संपर्क किया जो बड़ा तो था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। उसे चीजों की असली पहचान नहीं थी। कार्तिक उसके पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मिल की नीलामी में बहुत सारा लोहा पड़ा है। मैं आपको वह माल दिला सकता हूं। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, बस एक शर्त है। स्क्रैप में एक पुरानी मशीन रखी है, वह मुझे चाहिए। वह मेरे काम की है। बाकी टन का लोहा आपका कबाड़ी को लगा कि कार्तिक पागल है। एक मशीन के बदले उसे ढेर सारा लोहा मिल रहा था। कबाड़ी ने सोचा, मशीन भी तो लोहे की ही होगी, तो फर्क ही क्या पड़ता है। उसने सौदा स्वीकार कर लिया। पैसा कबाड़ी ने लगाया। टेंडर उसके नाम से भरा गया। कार्तिक पर्दे के पीछे ही रहा। नीलामी का दिन आया। रवि भी वहां मौजूद था। वह बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहा था। कार्तिक भीड़ में सबसे पीछे गमछा लपेटे खड़ा था ताकि कोई उसे पहचान ना ले। रवि ने स्क्रैप पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजर जमीन और इमारत पर थी। कबाड़ी ने स्क्रैप का टेंडर जीत लिया। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
जब कबाड़ी को टेंडर मिला तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था, मशीन को वहां से निकालना और उसे सही खरीदार तक पहुंचाना। और यह सब ऐसे करना था कि कबाड़ी को मशीन की असली कीमत का अंदाजा ना हो, क्योंकि अगर उस अनपढ़ कबाड़ी को पता चल गया कि वह मशीन लोहे की नहीं बल्कि सोने के समान है, तो वह कार्तिक को एक पैसा भी नहीं देगा और शायद जान से भी मरवा दे। कार्तिक ट्रक लेकर मिल पहुंचा। मशीन बहुत भारी थी। उसने मजदूरों से मशीन ट्रक में चढ़वाई। कबाड़ी वहीं खड़ा बीड़ी सुलगा रहा था। उसने मशीन पर लात मारकर देखा और बोला, साले, यह तो जंग लगा बेकार लोहे का टुकड़ा है, तू इसका क्या करेगा? कार्तिक ने अपनी धड़कनें काबू में रखी और बेपरवाही से बोला, कुछ नहीं सेठ जी, बस इसके कल पुर्जे निकालकर अपनी पुरानी मशीन में फिट कर दूंगा, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। कबाड़ी ने थूकते हुए कहा, ले जा ले जा। वैसे भी यह जगह घेर रही थी। कार्तिक मशीन लेकर निकला और सीधे शहर से बाहर एक गुप्त गोदाम में गया, जिसे उसने कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था। वहां पहुंचकर उसने मशीन को साफ किया। ऊपर जमी मिट्टी, जंग और ग्रीस हटाई तो नीचे से पीतल और तांबे की नक्काशी चमक उठी। उस पर मेड इन लंदन और एक 890 इंच लिखा हुआ था। कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। यही वह मशीन थी जिसके बारे में उसने सुना था। यह मशीन टेक्सटाइल म्यूजियम वाले मुंह मांगी कीमत पर खरीद सकते थे। लेकिन अब दिक्कत यह खड़ी हो गई थी कि इसे बेचा कैसे जाए। अगर वह सीधे खुले बाजार में गया तो बात फैलना तय था। कार्तिक ने दोबारा नासमझ बनने का अभिनय किया। उसने एक इंटरनेट कैफे में जाकर झूठे नाम से ईमेल आईडी बनाई और दिल्ली के कुछ नामी एंटीक व्यापारियों को तस्वीरें भेजी। उसने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, सिर्फ ईमेल के जरिए बातचीत की। एक डीलर ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई और मिलने के लिए शहर आने की बात कही। कार्तिक ने मुलाकात तय कर दी, लेकिन उसने जगह ऐसी चुनी जहां से जरूरत पड़ने पर निकलना आसान हो। अगर कुछ भी उल्टा होता तो वह भाग सकता था। वह रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में डीलर से मिला। डीलर ने मशीन को देखा और उसकी आंखों में चमक तैर गई। डीलर बोला, मैं इसके 25 लाख दे सकता हूं। कार्तिक को जैसे चक्कर सा आ गया। 25 लाख? सारी उधारियां चुकाने के बाद भी उसके पास इतना धन बचता कि वह नई जिंदगी शुरू कर पाता। कार्तिक ने हामी भर दी, लेकिन उसने रकम नकद में लेने से मना कर दिया। उसे डर था कि कैश लेकर निकला तो या तो पकड़ा जाएगा या लूट लिया जाएगा। उसने डीलर से कहा कि पैसे अलग अलग बैंक ड्राफ्ट में चाहिए और वह भी अलग अलग नामों से नहीं। यह एक गलती होगी। कार्तिक रुक गया। उसने सोचा कि अगर अलग अलग नामों में ड्राफ्ट मांगे तो डीलर को शक हो जाएगा। उसने एक पल सोचा और बोला, मुझे सोने के बिस्किट चाहिए। डीलर थोड़ा चौंका, लेकिन आखिरकार मान गया। सौदा पक्का हो गया। कार्तिक को सोना मिल गया। उसने उसे अपने जूतों के तलवों के नीचे छिपा लिया और एक आम यात्री की तरह जनरल डिब्बे में बैठकर घर लौट आया। उस रात जब कार्तिक अपने कमरे में बैठा था और उसके सामने मेज पर वे सोने के बिस्किट रखे थे, तो उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने यह सब अकेले किया था, बिना किसी को बताए, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपनी समझदारी और चुप्पी के बल पर उसने महसूस किया कि कौवे ने जो 7वां रहस्य बताया था वह कितना गहरा सच था। अगर उसने कबाड़ी को या साले को हकीकत बता दी होती तो आज यह सोना उनके पास होता और कार्तिक के हाथ में शायद कुछ रुपए भी नहीं होते। कार्तिक ने सोने को फिर से छिपा दिया और फैसला किया कि वह रातों रात अमीर नहीं बनेगा। वह धीरे धीरे अपने कर्ज उतारेगा ताकि किसी को शक न हो कि उसके हाथ कोई लॉटरी लगी है। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा धन बाजार में लाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कार्तिक की यह जीत इतनी आसानी से मंजूर नहीं थी। शहर में बातें तो छिप जाती हैं, लेकिन हरकतें नहीं छिपती। रवि ने महसूस किया कि कार्तिक अब बाजार में पहले जैसा नजर नहीं आता, लेकिन उसके चेहरे से परेशानियों की रेखाएं गायब हो चुकी थी। रवि की छठी इंद्रिय ने उसे सावधान कर दिया। उसने अपने लोगों को कार्तिक के पीछे लगा दिया, यह जानने के लिए कि आखिर यह आदमी कर क्या रहा है। कार्तिक को लग रहा था कि वह नजरों से ओझल है, लेकिन वह भूल गया था कि जंगल में शिकार करने वाले की भी गंध हवा में फैल जाती है।
एक दिन जब कार्तिक बैंक से अपना थोड़ा सोना गिरवी रखकर नकद लेकर बाहर निकल रहा था, तो रवि के एक आदमी ने उसे देख लिया और तुरंत रवि को खबर दी। बॉस कार्तिक बैंक के गोल्ड लोन विभाग से निकला है और उसके हाथ में नोटों की गड्डी है। रवि को जैसे ही उसके आदमी ने बताया कि कार्तिक बैंक से निकला है और उसके पास नोटों की गड्डी देखी गई है, तो रवि के पैरों तले जमीन नहीं हिली, बल्कि उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। रवि एक चालाक शिकारी था। वह जानता था कि एक टूटे हुए आदमी के पास अचानक पैसा आने का मतलब क्या होता है। या तो उसने कोई लॉटरी मारी है या फिर वह कोई बड़ा खेल खेल रहा है। रवि अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था, लेकिन उसका सुकून छीन चुका था। उसे कार्तिक की झुकी हुई नजरें और बेबस सा चेहरा याद आया। अरे ताती आ रहा था, और अब उसे समझ आने लगा था कि जिसे वह गीदड़ समझ रहा था, वह दरअसल शेर की खाल ओढ़े बैठा है। रवि ने ठान लिया कि वह इस राज की तह तक पहुंचकर रहेगा। उसने अपने आदमी को सख्त हुक्म दिया कि कार्तिक पर 24 घंटे नजर रखी जाए, और उसी के साथ उसने एक और दांव खेलने का मन बना लिया। ऐसा दांव जो कार्तिक को खुद ही अपने खोल से बाहर आने पर मजबूर कर दे। उधर कार्तिक अपनी ही जीत की आशंका में जी रहा था। वह घर तो लौट आया था, लेकिन हर हलचल पर उसका दिल चौंक जाता था। उसने जो सोना कमाया था वह सुकून देने के बजाय उसकी रातों की नींद छीन रहा था। उसे पता था कि यह शहर छोटा है और यहां खबरें दीवारों से भी तेज फैलती है। उसने अपने सोने के बिस्किटों को घर के आंगन में तुलसी के पौधे के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया, और ऊपर से मिट्टी को इस तरह बराबर कर दिया कि कुछ भी असामान्य न लगे। अब उसके पास नकद के तौर पर सिर्फ 0 रुपए बचे थे, जो वह बैंक से निकाल कर लाया था। कार्तिक ने खुद से कहा कि अब हर कदम बेहद संभल कर रखना होगा। अगले दिन जब वह बाजार की ओर निकला तो उसे महसूस हुआ कि माहौल बदला हुआ है। कुछ निगाहें उसे घूर रही थीं। तभी एक चाय की दुकान पर रवि भाई अपने 4 चमचों के साथ बैठा नजर आया। रवि ने कार्तिक को देखते ही ऊंची आवाज में पुकारा, अरे कार्तिक भाई इधर आओ यार, कितने दिन हो गए, साथ बैठकर चाय पिए। कार्तिक समझ गया कि यह न्योता नहीं बल्कि सीधी चुनौती है, लेकिन मना करना शक को पक्का कर देता। कार्तिक धीमे कदमों से वहां गया और रवि के सामने रखी बेंच पर बैठ गया। रवि ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, और भाई सुना है आजकल बैंक के खूब चक्कर लग रहे हैं। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या, या फिर बैंक ही साफ कर दिया? रवि के चमचे ढाके लगाने लगे। कार्तिक का दिल जोर से धड़क उठा। गुस्सा उसकी नसों में दौड़ गया। भीतर का मर्द उसे उकसा रहा था कि वह रवि के मुंह पर 500 की गड्डी पटक दे और कह दे कि देख तेरी औकात से ज्यादा कमा लिया है। लेकिन उसी पल उसके कानों में कौवे की वही सीख गूंज गई, अपनी कामयाबी का शोर मत मचाना और मूर्ख बनकर रहना। कार्तिक ने गहरी सांस ली, अपने क्रोध को निगल गया और नजरें झुकाकर बेहद दीन स्वर में बोला, कैसी बात कर रहे हो रवि भाई, खजाना तो नसीब वालों को मिलता है, हम जैसे बदकिस्मतों को तो बस ठोकरें ही मिलती हैं। वह तो पत्नी के आखिरी कंगन दे आए कंगन थे जिन्हें बैंक में गिरवी रखा था। ब्याज नहीं चुका पाया तो नीलामी की धमकी दे दी थी, इसीलिए इधर उधर से थोड़ा बहुत उधार लेकर छुड़ाने गया था। वही नोट तुम्हारे आदमी ने देख लिए होंगे। मेरे पास तो शाम की आम की सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। रवि ने कार्तिक के चेहरे को ध्यान से परखा। वह झूठ की परत तलाश रहा था, लेकिन कार्तिक ने अपनी लाचारी का अभिनय इतनी सच्चाई से किया था कि रवि खुद उलझन में पड़ गया। रवि ने मन ही मन सोचा कि शायद यह सच कह रहा हो, शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। रवि ने अपनी पकड़ ढीली की और तंज भरे लहजे में बोला, अरे बहुत बुरा हुआ। वैसे अगर तुझे पैसों की इतनी किल्लत है तो मेरे पास आ जाया कर, मैं कुछ ना कुछ भीख तो दे ही देता। कार्तिक ने हाथ जोड़ दिए और बोला, भगवान आपको और तरक्की दे भाई साहब, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूं। यह कहकर कार्तिक वहां से उठकर चला गया, लेकिन रवि की आंखों में अब भी संदेह का कीड़ा रेंग रहा था। उसे कार्तिक की चाल में वह हार नजर नहीं आ रही थी जो पहले दिखा करती थी। रवि ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कालिया को बुलाया, जो शहर में सूदखोर के नाम से जाना जाता था और जिसके पास कार्तिक का एक पुराना कर्ज अभी भी बाकी था।
रवि ने कालिया को मोटी रकम थमाई और कहा कि कल ही कार्तिक के घर जाना और उससे पूरा पैसा मांगना। अगर वह ना दे तो उसके घर का सामान बाहर फेंक देना। मुझे देखना है कि वह क्या करता है। अगली सुबह कार्तिक अपने आंगन में बैठा, यही सोच रहा था कि वह धीरे धीरे करके शहर के छोटे कर्जदारों का हिसाब कैसे चुकाए ताकि किसी को भनक तक ना चले। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी और दरवाजा टूटते टूटते बचा गया है। बाहर कालिया खड़ा था और उसके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे थे। मोहल्ले वाले तमाशा देखने के लिए अपनी अपनी छतों पर निकल आए। कार्तिक बाहर आया। कालिया ने कार्तिक का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। कालिया गर्जा, ओए भिखारी, मेरे रुपए लाख अभी के अभी निकाल, वरना आज तेरा यह ताया मकान मेरे नाम होगा और तुझे अपनी बीवी के साथ सड़क पर सोना पड़ेगा। कार्तिक का खून उबल पड़ा। उसके आंगन में तुलसी के नीचे लाखों का सोना दबा था। वह चाहता तो उसी वक्त गड्ढा खोदकर कालिया के मुंह पर पटक देता और उसे खरीद सकता था। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ उसका स्वाभिमान था जो कह रहा था कि इन्हें अपनी ताकत दिखा दे, और दूसरी तरफ वह 7वां राज था जो फुसफुसा रहा था कि चुप रहे और सह ले, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। कार्तिक ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे वही बरगद और वही कौवा याद आ गया जिस दिन दुनिया को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसा है, शिकारी खुद चलकर आएंगे। कार्तिक ने अपना शरीर ढीला छोड़ा और कालिया के पैरों में गिर गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, भाई साहब, मुझ पर दया करो, 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूंगा, मेरे घर को मत छीनो, मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। कार्तिक सच में रो रहा था, लेकिन डर से नहीं बल्कि अपनी बेबसी के अभिनय से। कालिया ने उसे लात मारी और थूकते हुए बोला, ठीक है, परसों शाम तक पैसा नहीं मिला तो ताले मेरे अंबे मेरे होंगे। यह कहकर कालिया चला गया। भीड़ भी झंट गई। लोग कहने लगे कि बेचारा कार्तिक पूरी तरह टूट गया है। कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर फूट फूट कर हंसा नहीं बल्कि चुपचाप फर्श पर बैठ गया। उसने आज अपनी इज्जत गिरवी रखकर अपने भविष्य को बचाया था। अगर वह उसी वक्त पैसा दे देता तो शाम तक रवि को खबर लग जाती और रात तक पुलिस या इनकम टैक्स उसके घर पहुंच जाती। कार्तिक जानता था कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। परसों शाम से पहले उसे कालिया का मुंह बंद करना होगा, लेकिन वह सोना सीधे बेच भी नहीं सकता था और ना ही नकद दे सकता था, क्योंकि सवाल उठता कि पैसा आयरा से ताजा कमे सारे साई कैश गाना से। कार्तिक ने एक बेहद खतरनाक चाल चली। उसने सोचा लोहे को लोहा ही काटता है। वह रात के अंधेरे में वेश बदलकर शहर से दूर एक ऐसे ज्वेलर के पास गया जो 2 नंबर का धंधा करता था। कार्तिक ने उसे एक सोने का बिस्किट दिखाया। ज्वेलर की आंखें चमक उठी। कार्तिक ने कहा, मुझे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले पुराने गहने चाहिए, ऐसे गहने जो देखने में पुश्तैनी लगे। ज्वेलर को बात समझ नहीं आई, लेकिन मुनाफा साफ दिख रहा था। उसने पुराने डिजाइन के भारी गहने निकाल दिए जो लगभग उसी कीमत के थे। कार्तिक गहने लेकर घर लौटा। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी का इंतजार किया जो मायके से लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन कार्तिक ने झूठी चिट्ठी भेजी थी कि उसकी हालत बहुत खराब है। पत्नी आई तो कार्तिक की दशा देखकर फूट पड़ी। कार्तिक ने उसे गहने थमाए और कहा, यह तुम्हारी दादी ने शादी के समय मुझे चुपचाप दिए थे। बुरे दिनों के लिए मैंने इन्हें आज तक छुपा कर रखा, लेकिन अब घर बचाने के लिए इन्हें बेचना पड़ेगा। पत्नी हैरान थी। उसने यह गहने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन कार्तिक का भरोसा और भाव इतना सच्चा था कि वह मान गई। कार्तिक ने कहा, तुम खुद जाकर यह गहने कालिया को दे दो और कहो कि यही आखिरी सहारा है।